और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के बीच 15 अप्रैल 2023 से चल रहा युद्ध अभी भी जारी है। इस युद्ध में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग बेघर और विस्थापित हो गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को मुश्किल हालात में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। करोड़ों लोगों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया है और कुपोषण भी बढ़ रहा है। अक्सर ही आरएसएफ के लड़ाके निर्दोष लोगों पर हमला करते हैं। हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सूडान साल 2023 से गृह युद्ध की आग में जल रहा है। इसकी शुरुआत दो प्रतिद्वंदी जनरल के बीच झगड़े से हुई और गृह युद्ध एक भीषण संघर्ष में बदल गया। इन सब के बीच आरोप लग रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात सूडान गृह युद्ध में एक पक्ष को समर्थन देकर दूसरे के खिलाफ हिंसा के लिए भड़का रहा है। सूडानी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में यूएई के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था, पर उसे खारिज कर दिया गया। सूडान में लंबे समय तक तानाशाह रहे उमर अल बशीर को महीनों चले विरोध प्रदर्शनों के बाद साल 2019 में सत्ता से हटाकर सेना ने नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। सेना ने देश में लोकतंत्र लाने का वादा किया था, पर इसे पूरा नहीं किया गया। तब सूडानी सशस्त्र बल यानी एसएएफ के जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो सहयोगी थे। हालांकि साल 2023 आते आते सूडान की सत्ता पर कब्जे के लिए ये दोनों दुश्मन बन गए। इनके बीच संघर्ष के कारण सूडान में गृह युद्ध शुरू हुआ, जो अब तक का सबसे भीषण मानवीय संकट बन चुका है। एक और सूडानी सेना जहां सत्ता पर फिर से नियंत्रण करने और देश को बचाने की कोशिश में लगी है, वहीं सेना ने आरएसएफ को आतंकवादी करार दिया है। सूडान की सेना का देश के उत्तरी क्षेत्र और लाल सागर तट के अधिकतर हिस्से पर कब्जा है। दूसरी ओर अर्धसैनिक बल आरएसएफ देश के हाशिए पर पड़े क्षेत्रों और लोकतंत्र की स्थापना के लिए लड़ने का दावा कर रहा है। हालांकि आरएसएफ का व्यवहार किसी मिलिशिया साम्राज्य की तरह है। आरएसएफ ने व्यापारियों पर टैक्स लगा दिया है, खदानों का दोहन करवा रहा है और लोगों को डरा रहा है। अल-फशर शहर पर कब्जे के बाद आशंका गहराने लगी है कि एक बार फिर सूडान का विभाजन हो सकता है। कहा जा रहा है कि सूडान का संघर्ष केवल गृह युद्ध या सैन्य लड़ाई नहीं, बल्कि अब सत्ता और संसाधन के साथ जातीय दुश्मनी की जंग बन चुकी है। आरएसएफ जहां अरब जनजातियों से जुड़ा है, वहीं एसएएफ गैर अरब समुदायों का समर्थन करता है। ह्यूमन राइट्स वॉच का भी दावा है कि ये जातीय हिंसा है। अल-फशर शहर में गैर अरब मसालित जनजाति को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर आरएसएफ के मुखिया हेमदती ने कहा कि बेकसूरों की हत्या हुई है तो इसकी जांच होगी। वहीं कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि विदेशी शक्तियां भी इस युद्ध को बढ़ावा दे रही हैं। सूडान की सेना को मिस्र का समर्थन मिला है। वो नील नदी में अस्थिरता के भय से सूडान की आधिकारिक सेना का समर्थन करता है। ईरान और तुर्की भी सेना के साथ थे, पर अब मिश्रित भूमिका में दिख रहे हैं। यूएई और लीबिया आरएसएफ को समर्थन दे रहे हैं। सूडान का आरोप है कि यूएई इस युद्ध में आरएसएफ का समर्थन कर रहा है। सूडान का दावा है कि यूएई कथित तौर पर आरएसएफ को हथियारों की आपूर्ति कर रहा है, साथ ही भाड़े के सैनिकों की भर्ती में भी मदद की है। यूएई की ओर से आरएसएफ को दी गई सैन्य और वित्तीय सहायता से ही गैर अरब समुदायों, खासकर दारफुर में मसालित लोगों की सामूहिक हत्या की गई। इसके साथ ही जबरन विस्थापन और यौन हिंसा को भी वहां हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य सारा जैकब्स ने भी यूएई पर दोष मढ़ा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के पूर्व कार्यकारी निदेशक केनेथ रोथ ने एक्स पर लिखा कि यूएई को बेचे गए ब्रिटेन के हथियार सूडान में मिल रहे हैं। यूएई वहां आरएसएफ को नरसंहार के लिए हथियार दे रहा है। वहीं यूएई इन आरोपों का खंडन करता रहा है। सूडान ने इस मामले में यूएई के खिलाफ मुकदमा किया तो हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला था कि ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यूएई ने नरसंहार कन्वेंशन के अनुच्छेद 9 से बाहर रहने का विकल्प चुना है। इसका मतलब ये है कि अन्य देश यूएई पर नरसंहार के आरोपों को लेकर कोई मुकदमा नहीं चला सकते। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।